फ्रेंड्स, मैं महबूब अली चौहान एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोर जावा की क्लास, जिसमें आज हम पीपीटी के थ्रू जावा से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे कि भी जावा क्या है, जावा को कहाँ पर यूज़ करते हैं, जावा के फीचर्स कौन कौन से हैं, जावा प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करवाते हैं वो किस तरीके से ट्रांसलेट होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, उप्स क्या है, उप्स के कंसेप्ट क्या है, डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, गार्बेज कलेक्शन और जावा के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का डिस्कस करते हुए हम एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज जावा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को जो है वो सन माइक्रो सिस्टम की एक डेवलपमेंट टीम, जिसको लीड कर रहे थे जेम्स गोसलिंग, के थ्रू डेवलप की गई है। जावा को किसी इंडिविजुअल पर्सन ने डेवलप नहीं किया, बल्कि एक पूरी की पूरी सन माइक्रो सिस्टम की डेवलपमेंट टीम थी, जिसके टीम लीडर थे जेम्स गोसलिंग। तो जावा जो है वो पहली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर वेब पर चलने वाले, मतलब इंटरनेट पर चलने वाला प्रोग्राम बनाया गया है। या मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेट पर चलने वाला, वेब पर चलने वाला जो पहला प्रोग्राम जिस लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया गया था वह जावा है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वेयर इज जावा यूज्ड। हम जावा को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सन माइक्रो सिस्टम के अनुसार, सन के अनुसार जावा जो है वो 3 बिलियन डिवाइसेस पर रन हो रही है। मतलब जावा को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिस्कस करें कि जावा को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम देखें डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जैसे एक्रोबेट रीडर है, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरसेस है, तो ये जावा के अंदर हम इस तरीके के डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट्स की बात करें, वेबसाइट के कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे IRCTC वेबसाइट है, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड इंडिया की जो वेबसाइट है, जावा को लर्न करने के लिए जावा टी पॉइंट है। तो इस तरीके की ये वेबसाइटें हैं जो किस में डेवलप की गई है, जावा के अंदर डेवलप की गई। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी हम इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस की देखें, जैसे कि बैंक की जितनी भी वेबसाइट है, बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट है, जहाँ मोबाइल से रिलेटेड अपने बात करें एप्लीकेशंस की, एम्बेडेड सिस्टम गेम्स बनाना हो, रोबोटिक्स से रिलेटेड अपने को एप्लीकेशंस डेवलप करने हो, तो ये सारे एप्लीकेशंस हम किस में डेवलप कर सकते हैं, जावा में डेवलप कर सकते हैं। या मैं सिंपल वर्ड में ये कहूँ तो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पर सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। आगे अगर हम देखें फीचर्स ऑफ जावा, जावा के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो जावा बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है और इसमें आसानी से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। जैसे कि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा को हम एक जगह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है। जावा रोबस्ट है, बहुत ही सिक्योर है। जावा के अंदर कंपाइलेशन और इंटरप्रेटेशन दोनों तरीके की प्रोसेस होती है, इसीलिए जावा के अंदर जो है वो इंटरप्रेटर भी होता है और कंपाइलर भी होता है। जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि जावा जो है वो बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं वो बहुत ही सिक्योर होते हैं और जावा के एप्लीकेशंस को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जा सकते हैं। और जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हम जो है वो एक ही एप्लीकेशंस के अंदर मल्टी थ्रेडिंग टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जावा प्रोग्राम ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में मैंने बता रखा है कि मैंने हेलो जावा, हेलो नाम का एक प्रोग्राम बनाया और हेलो नाम का एक प्रोग्राम बनाया है। आपको पता है कि जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट जावा है, तो मैंने हेलो डॉट जावा नाम की एक फाइल को जावा सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया। जावा सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करने से
जो हेलो डॉट जावा फाइल है वो हेलो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होगी, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। अब ये जो बाइट कोड है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर, चाहे वो विंडो एक्सपी हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये बाइट कोड जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरप्रेटर के थ्रू रीड कर दिया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम JVM भी कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी पीछे वाली PPT के अंदर बताया कि जावा कंपाइलर जो है वो डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगी, ये एक्चुअल में कोई मशीन नहीं होती है, बल्कि एक प्रोग्राम होता है जो क्या करेगा, जो बाइट कोड आएगा उस बाइट कोड को क्या करेगा, रीड करेगा और रीड करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये JVM के बारे में अगर मैं कहूँ तो JVM जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर JVM होता है जो बाइट कोड को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि व्हाट इज UP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, UP एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है, एक क्या है, मेथड है, ये एक टेक्निक कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो भी इस टेक्निक के रूल्स और प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, जो भी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करके हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को भी बड़ी आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं या उसमें आसानी से अपडेशन कर सकते हैं। जावा जो है वो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद में हम इस मेथोडोलॉजी, इस टेक्निक UPS की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। जो भी आप चारों ओर जो कुछ भी देख रहे हो वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब जो भी रियल में एग्जिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखें क्लास, तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक छिपा हुआ कंसेप्ट है। क्लास की रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ फ्रूट, तो फ्रूट एक क्लास है लेकिन फ्रूट की रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती। जबकि इसको सेटिस करने वाली जो रियल टाइम चीज़ें हैं जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि इनकी रियल में एग्जिस्टेंस होती है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरीके से करेंगे कि हम एक क्लास बना लेंगे और क्लास के फीचर को एक्सेस करने के लिए हम उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। थर्ड वन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, या ये कह सकते हैं कि द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट नोन एज इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेटा और उसको यूज करने वाला मेथड। तो हमने डेटा को क्या कर दिया, डेटा और मेथड को एक यूनिट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर बंद कर दिया और ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट का डेटा इस ऑब्जेक्ट के मेथड के थ्रू ही यूज किया जाएगा। तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया। इनहेरिटेंस, जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ में हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ जाती है तो इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि भी एक प्रोग्राम आपने बना लिया, अब आपको नया प्रोग्राम जनरेट करना है तो हम पुराने वाले कोड को रीयूज कर सकता है, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है UPS का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही यूनिट का यूज करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूजर एंड रिप्रेजेंट ओनली दोज फीचर विच आर रिक्वायर्ड बाय द यूजर। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपा लेना और यूजर को केवल वही चीजें दिखाओ जो उसके काम की है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो UPS टेक्निक के थ्रू हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम जावा के डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप को जावा के अंदर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम एरे, क्लास और इंटरफेस का डिस्कस करते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम दो फिर से कैटेगरी बनाते हैं, जिसमें एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है और एक नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है।
न्यूमेरिक डेटा टाइप को फिर से हम कैटेगराइज करें तो न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटीजर जिसमें पॉइंट नहीं होता और एक होता है रियल जिसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू होती है। तो इंटीजर को अगर हम डिवाइड करें तो हमने जावा के अंदर इंटीजर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इसका मतलब इंटीजर डेटा टाइप जो है वो 4 टाइप्स का होता है। रियल डेटा टाइप जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज हम स्टोर करवा सकते हैं वो 2 डेटा टाइप के थ्रू हम स्टोर करवा सकते हैं, एक तो फ्लोट डेटा टाइप और एक डबल डेटा टाइप। ये दोनों डेटा टाइप ही पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी कैटेगरी थी प्रिमिटिव डेटा के अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम ऐसे डेटा टाइप डिस्कस करते हैं जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। तो जावा के अंदर 2 टाइप के नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, एक तो कैरेक्टर और दूसरा बूलियन। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप का डिस्कशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज का मतलब होता है वेस्टेज मटेरियल को कलेक्ट करना। वेस्टेज मटेरियल को कलेक्ट करना, गार्बेज कलेक्शन जावा के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। जावा गार्बेज कलेक्शन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें क्या करता है कि जब आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को घेरता है। तो अब जब किसी ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं रहता और वो अगर मेमोरी में जगह घेरे रखेगा तो इससे क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज होगी। तो जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म होती है ऑटोमेटिकली। तो गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म क्या करती है, मेमोरी को स्कैन करती रहती है और जब भी उसको अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट मिलता है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका दोबारा यूज नहीं हो रहा है तो गार्बेज कलेक्शन उसको क्या कर देती है, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिलीज कर देती है। इसी तरीके से अगर हम C++ की बात करें तो C++ में गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होती। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपको डिलीट ऑपरेटर का यूज करके आपको एक्सप्लिसिटली उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ नीचे जो तीसरा पॉइंट दिया गया उसमें बताया गया कि जावा वर्चुअल मशीन जो है वो डिटरमाइन करती है व्हेन टू फ्री अप द मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब JVM ही डिसाइड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर अभी जो स्पेस लिए हुए हैं वो अनयूज्ड कब माना जाएगा, कब उसको मेमोरी से रिलीज किया जाएगा। उसके बाद में हम एडवांटेजेस की बात करें कि भी जावा के एडवांटेजेस क्या है, तो जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, लर्न करने में भी और इसमें आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जावा जो है वो पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि पॉइंटर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पॉइंटर से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए पॉइंटर कंसेप्ट को जावा से हटा दिया गया है। तो जावा ही एक ऐसी फर्स्ट लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम को पहली बार वेब पर एग्जीक्यूट करवाया गया था। जावा के अंदर आप एक बार प्रोग्राम लिख लेते हो तो उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जावा की प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है कि भी गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो परफॉर्म होती है उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद में अगर हम जावा के प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया कि इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम जो है वो जावा का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम, ये क्या करता है, प्रोफाइल को मेंटेन करने, इनबॉक्स को प्रत्येक एम्प्लॉई को अलग अलग, प्रत्येक एम्प्लॉय की प्रोफाइल को अलग अलग मेंटेन करने और उनके इनबॉक्स को मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से हमने जावा के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए